हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस आप पढ़ चुके हैं, इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स, जिसमें हमने कंस्ट्रक्टिव बता दिया है। अब आपको बताना है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा, आप देखते रहिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं इंटरफेरेंस क्या है। आपको हमने बताया है कि जब दो वेव्स जिनकी आवृत्तियाँ समान हो किसी माध्यम में एक साथ ट्रेवल करती हैं एक ही डायरेक्शन में, तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर उनकी जो परिणामी तीव्रता आती है वो उन तरंगों की तीव्रताओं के योग से भिन्न आती है। कुछ स्थानों पे परिणामी तीव्रता IR क्या होती है, ग्रेटर देन I1 प्लस I2, मतलब दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से अधिक होती है ना। और कुछ स्थानों पर परिणामी तीव्रता IR क्या होती है, दोनों तरंगों की तीव्रताओं से कम होती है। ऐसा होता है ना। तो जहाँ पे परिणामी तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं से अधिक होती है वहाँ पे होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहाँ पे परिणामी तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं से कम होती है अथवा शून्य होती है वहाँ पे होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये बात आप समझ गए हैं। अब आपको एक इमेज से हम समझाते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक्चुअल में होता ये है कि मान लीजिए दो वेव्स हैं, ऐसे ये चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं, ठीक है ना, यहाँ पे इस तरह से चल रही हैं, और दूसरी वेव यहाँ से चल रही है। अब ये ऐसे ये भी चल रही है। हो सकता है माध्यम के किसी बिंदु पर अगर ये जाकर मिलें, ये दोनों, ये तरंग आपकी है वेव 1 और ये वेव 2 है। अब किसी पॉइंट पे ये आगे जाके हो सकता है मिलें। जब ये मिलेंगी तो उस समय एक नई वेव प्रोड्यूस होगी, न्यू वेव यहाँ पे हम बना देते हैं, जो ऐसे बनेगी, ठीक है ना। लेकिन शर्त आपने जान लिया है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको हमने शर्त बता दिया है कि जो फाई होना चाहिए, मतलब दोनों तरंगों के बीच का जो कलांतर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए या फिर पाई का समगुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शून्य या फिर पाई का समगुणज, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पाई या फिर 4 पाई। आप अगर पिछला वीडियो देखेंगे तो जान जाएंगे। अब अगर ये 0 पे मिली, मतलब ऐसे अगर ये गई, मान लीजिए इसको हम बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे किसी पॉइंट पे जाके ऐसे मीट करें, मतलब सीधा सीधा हम बताएं तो ये ओवरलैप करें, यहाँ पे ओवरलैप ऐसे करें। जब ओवरलैप करेंगी तो इनके बीच का जो कलांतर होगा ना वो शून्य होगा या फिर 2 पाई होगा या फिर 4 पाई होगा, ऐसा होगा। तब ये मिल के एक ऊंचाई वाली ऐसे वेव बनाएंगी और ये जो वेव बनेगी आपकी, ये रिजल्टेंट वेव होगी। रिजल्टेंट वेव का मतलब परिणामी तरंग ये बनेगी। और परिणामी तरंग जब ये बनेगी तो आपको इसमें देखना है इसका एम्पलीट्यूड जो आया था इसका, हमने बताया था पिछले वीडियो में कि जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको मिला था ए मैक्स, वो कितना मिला था, A1 प्लस A2। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये मिल जाएगा आपको, लेकिन शर्तों के साथ में। फाई क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, या फिर लेमडा क्या होना चाहिए। लेमडा का मतलब यहाँ पे आप बता सकते हैं उनकी तरंग दैर्घ्य। अच्छा, अगर आप लेमडा को नहीं बताते हैं तो पथांतर बता दीजिए। पथांतर कितना होना चाहिए, जिसको आपने डेल्टा एक्स लिखा था वो या तो 0 होना चाहिए या फिर लेमडा या फिर 2 लेमडा, मतलब लेमडा का पूर्ण गुणज होना चाहिए, है ना। तब आपको ऐसे ऊंचाई वाली वेव मिलेगी। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो परिणामी तीव्रता आती है ये दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से कम आती है। तब इस केस में क्या होगा, इस केस में अभी हम आपको इमेज से बताएंगे। पहले हम थोड़ा सा इसके रिजल्टेंट इंटेंसिटी के फार्मूले से इस कंडीशन को वेरीफाई करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर आपसे पूछा जाता है क्या होता है, अर्थात विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, तो आप इसको बाय डेफिनेशन बोल सकते हैं, जब दो समान आवृत्ति वाली तरंगें, है ना, किसी माध्यम में एक ही दिशा में चलती हैं तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर उनकी परिणामी तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। जहाँ पे परिणामी तीव्रता उन दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से कम होती है वहाँ पे विनाशी व्यतिकरण होता है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ऐसा आप बोल सकते हैं।
अब आपसे पूछा जाएगा कि विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्त क्या है ना? तो आप बताएंगे विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? तो ये आपको अगर बताना है कि किस कंडीशन में विनाशी व्यतिकरण होगा, तब आप लिखेंगे आई आर इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट ऑफ आई वन इंटू अंडर रूट ऑफ आई टू कॉस ऑफ फाई से। ये वाला फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको चाहे हम एक ही रूट के अंदर लिखें चाहे अलग अलग लिखें, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। अब अगर इस फार्मूले को अगर यूज करते हैं आप, तो ये आपका क्या है, इंटरफेरेंस होने के बाद ये आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला डेराइव कराया गया है। ये होता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला। अब इसी फार्मूले से आपको पता लगाना है कि आई आर का मान आई वन प्लस आई टू से ज़्यादा है कि आई वन प्लस आई टू से कम है। तो आई वन प्लस आई टू से ज़्यादा है, ये तो आप कंस्ट्रक्टिव में लगा चुके हैं, लेकिन डिस्ट्रक्टिव में आपको क्या देखना है कि ये मान आपका जो है ना, आई वन प्लस आई टू ये ज़्यादा है कि आर ज़्यादा है। मतलब सीधा सीधा अगर बोलें तो आपको इसमें ये पता लगाना है आई वन आई टू से आर ज़्यादा है कि कम है। अगर कम होगा, है ना, किसका मान, आई आर का मान आई वन प्लस आई टू से कम होगा, तभी आपका कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो ये कब हो सकता है कम, थोड़ा सा आप सोचिए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाइए यहाँ पे। ये कब कम हो सकता है? ये आपका I1 है, ये आपका I2 है, इतने में से कुछ घटना चाहिए। कुछ अगर घटेगा तभी मान कम हो सकता है। अब ये घटेगा कैसे? तो हमारे पास एक ऑप्शन है फाई, यहाँ पे बहुत कुछ दे सकता है। इस फाई से हम लोग I1 प्लस I2 को बड़ा भी कर सकते हैं, मतलब I1 प्लस I2 में कुछ जोड़ भी सकते हैं और I1 प्लस I2 में से कुछ घटा भी सकते हैं। तो फाई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू क्या कर दें, -1, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा आई आर इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। ये आपका दोनों तरंगों की तीव्रताओं का योग है, -2 अंडर रूट ऑफ आई वन आई टू। देखिए, दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से कुछ घट रहा है, तो जाहिर सी बात है जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ना, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस केस में आई आर क्या है, लेस देन है किससे, आई वन प्लस आई टू से लेस देन है, क्योंकि आई आर का मान तो ये हो चुका है। यहाँ पे देखिए, जब आपने क्या रखा, कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू -1, तो ये वैल्यू आई आर की मिल गई। यहाँ पे देखिए आई वन प्लस आई टू से कुछ घटा, कितना घटा, -2 अंडर रूट ऑफ आई वन आई टू, तो जाहिर सी बात है ये आई वन प्लस आई टू से कम है, तो ये मिल गया। तो मतलब यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अभी आप इमेज से समझ जाएंगे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में किस टाइप का इमेज बनेगा। तो इस तरह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब क्या फाई की वैल्यू आप डिसाइड कर सकते हैं क्या है, मतलब फेज डिफरेंस आप डिसाइड कर सकते हैं। तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा त्रिकोणमिति अगर जानते होंगे, तो फाई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पाई रख दें, फाई क्या रख दें, पाई, या फिर हम यहाँ पे रख दें 3 पाई, या फिर हम रख दें 5 पाई, है ना, इस तरह से रखते चले जाएं। मतलब देखिए कि यहाँ पे 1 पाई है, यहाँ पे 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, है ना, 9 पाई, ऐसे हम चलेंगे, मतलब पाई का विषम गुणज लेंगे। तब इस केस में कॉस ऑफ फाई की वैल्यू -1 होगी। मतलब ये कि अगर कॉस ऑफ पाई रखेंगे तो आपको -1 मिलेगा, अगर कॉस ऑफ 3 पाई रखेंगे तो भी आपको -1 मिलेगा, अगर कॉस ऑफ 5 पाई रखेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, -1। मतलब ये कि कॉस ऑफ 180 अंश आपने रखा तो इसका मान -1 होता है ना, और यहाँ पे कॉस ऑफ 540 डिग्री रखा तो -1 मिलेगा, और इसी तरह से अगर कॉस ऑफ 900 डिग्री रखेंगे तब भी वैल्यू -1 होती है। थोड़ा सा हम चलते हैं कोऑर्डिनेट की तरफ। देखिए, यहाँ से आप स्टार्ट किए,
यहाँ पे 180 कंप्लीट, यहाँ से फिर यहाँ पे पहुँचे तो 2 पाई हुआ, है ना, एक राउंड कंप्लीट। तो 3 पाई का मतलब क्या हुआ, इसी स्थान पे आप फिर से आएंगे, 1 पाई 2 पाई, फिर से यहाँ पे पहुँचेंगे, 2 में 1 और जोड़ेंगे तो 3 पाई, इसी स्थान पे फिर से आए, 4 पाई 5 पाई इसी पे आए, 6 पाई 7 पाई इसी पे आए। तो मतलब कहने का ये हुआ कि अगर फाई की वैल्यू क्या होगी, पाई 3 पाई 5 पाई, है ना, 7 पाई 9 पाई ऐसा होगा, तब आपको यहाँ पे कास ऑफ फाई की वैल्यू क्या मिलेगी, -1। और इसी केस में जब कास ऑफ फाई की वैल्यू -1 होगी तभी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको I1 + I2 से कम मिल सकती है। तो एक कंडीशन तो हम लोग पा गए कि फाई का मान क्या होना चाहिए, पाई का विषम गुणज होना चाहिए। फाई का मान क्या होना चाहिए, पाई का विषम गुणज होना चाहिए, तब हम लोग रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू I1 + I2 से कम पाएंगे। तो एक कहानी तो क्लियर हो चुकी है ना। अभी इमेज से भी इसको समझ लेंगे। अब दूसरी कहानी क्या है, हम चाहते हैं कि पथांतर में भी हम कुछ निकालें, क्योंकि कलांतर तो हम जान गए क्या होना चाहिए दोनों तरंगों के बीच, है ना। कलांतर क्या होना चाहिए, पाई का विषम गुणज होना चाहिए, ये तो स्पष्ट है। अच्छा, इसका जर्नल फॉर्म अगर हमें बनाना हुआ फाई का, तो हम लोग क्या बना सकते हैं, फाई शुड भी क्या होना चाहिए, अगर हम यम के टर्म्स में लिखें या यन के टर्म्स में लिखें तो फाई की वैल्यू यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये 2m-1, है ना, और इंटू पाई यहाँ पे कर लें, जहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या, m = 1 2 3 so on ऐसे होगा। अगर देखिए m = 1 रखेंगे, है ना, तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे हम करके बता देते हैं। फाई = यहाँ पे आपको मिल जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो पाई मिलेगा, ठीक है ना। अगर हम m = 2 रखेंगे तो 4, है ना, 4 में से 1 घटेगा तो आपको मिलेगा 3 पाई, है ना। फिर यहाँ पे अगर आप 3 रखेंगे तो आपको मिलेगा 5 पाई, ऐसे मिलता चला जाएगा ये फाई का मान, है ना। तो ये फाई का एक हम लोगों ने छोटा सा जनरल फॉर्म बना लिया। हम लोग अब ये नहीं कहेंगे, हम लोग ये कह सकते हैं कि फाई जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2m-1 इंटू पाई होना चाहिए, जहाँ पे m = कितना होना चाहिए, 1 2 3, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बोलते हैं। आप क्या बोल सकते हैं, फाई क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए पाई का विषम गुणज, ठीक है ना, इस तरह से आप बोल सकते हैं। या फिर आप बोल दें फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2m-1 इंटू पाई होना चाहिए, जहाँ पे m = 1 2 3 होना चाहिए, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों का मतलब वही है, चाहे आप इसको ऐसे लिख के बोलें, चाहे आप इसको ऐसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, इसमें m की एक फिक्स वैल्यू रख दें और इसके अकॉर्डिंग बोलें, तब भी चीज़ें वही आएंगी, है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम चलते हैं, हम बोलना चाहते हैं कि अब पथांतर के टर्म्स में क्या होगा। पथांतर, कलांतर तो हमने बता दिया क्या होना चाहिए, कलांतर आपका पाई का विषम गुणज होना चाहिए, या फिर कलांतर आप यहाँ पे बता सकते हैं, कलांतर आपका क्या होना चाहिए, 2m-1 इंटू पाई होना चाहिए, जहाँ पे m = 1 2 3 होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब पथांतर क्या होना चाहिए, तो आप जानते हैं कलांतर = क्या होता है, ये फार्मूला है ना। कलांतर = होता है 2 पाई/λ इंटू पथांतर, ठीक है ना। ये एक फार्मूला है, 11th क्लास में था, ये वेव्स में था, ठीक है ना। तो कलांतर का मतलब आपने फाई समझा, और 2 पाई/λ, ये 2 पाई/λ क्या है ये भी समझ लीजिए। 2 पाई/λ मतलब k है, एक संचरण नियतांक होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 2 पाई/λ। ये वेव्स के लिए यूज किया जाता है। अब लैम्डा क्या है, वेव्स की वेवलेंथ है, तरंग की तरंग दैर्ध्य है। तो आप इस पर फोकस मत करिएगा, ये आप जनरली जानते हैं, आपको ऐसा कुछ करना नहीं है 12th में। तो के भी यहाँ पे लिखा जा सकता है, लेकिन एग्जैक्टली हम रखेंगे कितना, 2 पाई/λ, और पथांतर को आप लिखते हैं डेल्टा x से। तो यहाँ से पथांतर के टर्म्स में हमें बोलना है, अब कलांतर में हम बोल चुके हैं, तो डेल्टा x = क्या हो जाएगा, फाई को ऐसे रहने दीजिए, लैम्डा इधर आ जाएगा, 2 पाई नीचे हो जाएगा, है ना, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से जो जर्नल फॉर्म आपने फाई का बनाया है वही वैल्यू यहाँ पे पुट करें, तब आपको क्या मिलेगा, डेल्टा x = λ/,
कितना 2 पाई, है ना। और यहाँ पे फाई की वैल्यू आपने जो बनाई है जनरल फॉर्म से, वो बनाई है कितनी 2m-1 इंटू पाई। अब पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए, ठीक है ना। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आपको मिलेगा λ/2 और अंडर ब्रैकेट 2m-1 ये हो जाएगा। और इसके बगल में आपने λ/2 पहले रखा है, मतलब ये λ/2 क्या है, तरंग दैर्ध्य का हाफ, तरंग दैर्ध्य जो है वो हाफ है। और यहाँ पे भी m इज इक्वल टू क्या होगा 1 2 3 ऐसा सो ऑन, जहाँ पे आप लिख सकते हैं m की वैल्यू क्या है 1 2 3 ऐसे सो ऑन। अब इसको समझते हैं, पथांतर के टर्म में आप कैसे बोलेंगे, क्या होना चाहिए, तब आपको जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से कम मिलेगी। तो ये आप कैसे बोल सकते हैं, तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि दोनों तरंगों के बीच जो पथांतर है ना, वो अर्ध तरंग दैर्ध्य का विषम गुणज होना चाहिए, है ना। यही आपका विषम गुणज है। यहाँ पे आप m की वैल्यू अगर 1 रखते हैं, ठीक है ना, तो आपको 1 मिलेगा। m की वैल्यू 2 रखेंगे तो आपको कितना मिलेगा 3 मिलेगा, ठीक है ना। m की वैल्यू 3 रखेंगे तो आपको कितना मिलेगा 5 मिलेगा। तो ये विषम वाले गुणज मिल रहे हैं ना। तो आप क्या बोलेंगे कि पथांतर क्या होना चाहिए, अर्ध तरंग दैर्ध्य का, इसको आप अर्ध तरंग दैर्ध्य ही बोलेंगे, λ/2 मतलब अर्ध तरंग दैर्ध्य, अर्ध तरंग दैर्ध्य का विषम गुणज होना चाहिए। ये एक्चुअल में आपका क्या है, ये इतना जो जनरल फॉर्म बना है ये है विषम गुणज, लेकिन ये तभी होगा जब m इज इक्वल टू आप 1 2 3 ऐसे सो ऑन रखते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आप सीधे सीधे बोलें कि न्यूनतम तीव्रता जो आप यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू क्या है I1 प्लस I2 से कम है, ये तभी मिल रही है जब आपका फाई क्या है, फाई मतलब कलांतर, ठीक है ना, पाई का विषम गुणज है और पथांतर अर्ध तरंग दैर्ध्य का विषम गुणज है, ठीक है ना। ऐसा बोल के आप निकल सकते हैं। अब आप यहाँ पे m की वैल्यू ध्यान में रखिएगा, पिछले वाले में जब हमने कंस्ट्रक्टिव बताया था तब m की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई थी। अभी यहाँ पे देखिए m की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई है 1 से, है ना, 1 2 3 ऐसे। और पिछले में आपको जो m की वैल्यू मिली थी वो 0 1 2 ऐसा स्टार्ट हुआ था। ये आगे के वीडियो में जैसे जैसे हम चलेंगे ना अगली टॉपिक में, तो आप समझ जाएंगे ऐसा क्यों है। क्योंकि अभी आप कुछ एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या बनती हैं, फ्रिंजें बनती हैं, है ना, दीप्त और अदीप्त। तो अभी आप वो बात आगे समझेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो इसके आवश्यक शर्त में आप पहले पॉइंट में लिखिएगा, है ना। ये सब अगर आपकी इच्छा होगी तो दर्शाइएगा इस फार्मूले से, कास ऑफ फाई शुड बी -1, फाई इज इक्वल टू तब क्या निकलेगा पाई इतना इतना, या फिर फाई इज इक्वल टू ये लिख दीजिएगा इतना। फिर इसके बाद लाइन से बोल दीजिएगा एक स्टेटमेंट में दोनों तरंगों के बीच कलांतर क्या होना चाहिए, पाई का विषम गुणज होना चाहिए। अर्थात क्या, यहाँ पे एक चीज़ें और आपको हम बता देते हैं, दोनों तरंगे विपरीत कलाओं में मिलनी चाहिए, ऐसे आके ऐसे, है ना, मतलब इनके बीच का एंगल क्या होना चाहिए 180 डिग्री। अभी हम इमेज से बताएंगे आपको। तो इस तरह से दोनों तरंगों के बीच अगर कलांतर क्या होगा 180 डिग्री का होगा, है ना, तब कौन सा इंटरफेरेंस होगा माध्यम में, उस बिंदु पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट बोल लेंगे। या फिर आप बोल सकते हैं, या दूसरा पॉइंट, है ना, फाई इज इक्वल टू इस फार्मूले से, फाई इज इक्वल टू आपने जो वैल्यू निकाली है वही इसको ट्रांसफ़र करके पुट करेंगे किसके लिए, डेल्टा एक्स के लिए। फाई की वैल्यू आपने निकाली यहाँ पे, तो यहाँ से डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा λ/2 पाई इंटू फाई। फिर आप लिख सकते हैं ये वाला लाइन, जब ये वाला लाइन लिखेंगे तो आप इसके सामने लिख दीजिएगा क्या, चूँकि फाई इज इक्वल टू कितना 2m-1 इंटू पाई, जहाँ m इज इक्वल टू 1 2 3,
ऐसे, तो आपको मिल जाएगा कितना, ये। जब ये मिल जाएगा तो आप बोलेंगे इसके लिए स्टेटमेंट क्या बोलेंगे, दोनों तरंगों के बीच पथांतर अर्ध तरंग दैर्ध्य का विषम गुणज होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस स्थान पर, माध्यम में उस स्थान पर, तो आप क्या बोलेंगे, माध्यम में उस स्थान पर क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा, जिसको हमने वेरीफाई किया कि उस स्थान पर जो परिणामी तीव्रता होगी दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से कम होगी। तो इस तरह से आप ये कंडीशंस बता सकते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि कंडीशन से काम नहीं चलेगा, अब काम चलना चाहिए कि विनाशी व्यतिकरण में जो परिणामी तीव्रता आएगी वो कितनी होगी, ये भी आप सॉल्व करके बताएं, है ना। तो एक फार्मूला तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि यही होगा, ठीक है ना। लेकिन आयाम के पदों में क्या हो सकता है जनाब, थोड़ा आयाम के पदों में इसको सॉल्व करें, है ना। तो फिर परिणामी तीव्रता का न्यूनतम मान अगर आपको ज्ञात करना पड़ गया, हो सकता है क्वेश्चन में पूछे आपसे, है ना, कि विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, है ना, और इसमें परिणामी तीव्रता का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परिणामी तीव्रता का न्यूनतम मान, परिणामी तीव्रता का न्यूनतम मान, आई मिनिमम इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 कॉस ऑफ कितना, यहाँ पे आप रखेंगे फाई की वैल्यू पाई रख लें, है ना। अब पाई अगर रखते हैं तो आई मिनिमम आपको मिला कितना, I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2। अगर ऐसा आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट में भी ये चीज़ इनपुट कर सकते हैं, ये स्टेप मत लिखें क्योंकि आपने शर्तों को तो बता दिया है ना। अगर दोनों साथ में रहेंगे तब ऐसा करेंगे। अगर आपको मान लीजिए शर्त केवल पूछ के छोड़ दिया है या सीधे सीधे वो पूछ रहा है कि जब विनाशी व्यतिकरण होता है ना, तो परिणामी तीव्रता का न्यूनतम मान क्या आता है, तो आप लिखेंगे मेन फार्मूला पहले, आई आर इज इक्वल टू कितना, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस ऑफ फाई से, ऐसा लिखेंगे आप। फिर आप लिखेंगे हम जानते हैं कि, है ना, विनाशी व्यतिकरण में फाई का मान, विनाशी व्यतिकरण में फाई का मान क्या होना चाहिए, फाई शुड बी, आप लिखिएगा ये चीज़, फाई शुड बी क्या होना चाहिए, पाई, 3 पाई, है ना, 5 पाई, ऐसे सुवान कर दीजिएगा, ठीक है ना। अतः आई मिनिमम ये आपका बनेगा, ये स्टेप आप लिखिएगा। अब यहाँ पे ये स्टेप लिखने के बाद आप क्या लिख सकते हैं, इस फार्मूले को थोड़ा सा और कन्वर्ट कर सकते हैं। आई मिनिमम आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम अगर लिखें अंडर रूट ऑफ I1 इतने का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ I2 इतने का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ऑफ I1 इंटू अंडर रूट ऑफ I2। अगर ऐसा लिखते हैं तो आपको एक फार्मूला नज़र में आ रहा होगा, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। यहाँ पे ये कितने का है फार्मूला, a माइनस बी होल टू द पावर 2, ओके। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आई मिनिमम इज इक्वल टू कितना, I1, और यहाँ पे एक साइन हम लगाते हैं ये वाला उभयांतर का, ठीक है ना, उभयांतर। अभी इसका मतलब आप समझ जाएंगे, I2 और इतने का होल स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर अंडर रूट लगा रहेगा क्योंकि हम अंडर रूट में a और b की वैल्यू यहाँ पे इनपुट किए हैं, तो ऐसा हो जाएगा। अब इसका मतलब आप समझिए, इस साइन का मतलब समझिए, इस साइन का मतलब ये है कि अगर आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे किया, आपको मिला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अगर आप b माइनस a करते तब आपको क्या मिलता, आपको मिलता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तब भी मिलता, क्योंकि ये दोनों टर्म्स तो पॉजिटिव होने वाले हैं, होंगे ही। आप यहाँ पे माइनस रखेंगे
2ab, आगे पीछे कुछ भी करें, चाहे ए बी करें चाहे बी ए करें, दोनों का मल्टीप्लाई सेम होगा, तो चीज़ें वही मिली। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप ये उभयांतर का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है ना, ये उभयांतर है, कॉमन डिफरेंस जिसे बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, अंडर रूट ऑफ I1 कॉमन डिफरेंस अंडर रूट I2। तो इसका मतलब ये हुआ, चाहे अंडर रूट I1 में से अंडर रूट I2 को घटाएं, चाहे अंडर रूट I2 में से अंडर रूट I1 को घटाएं, वैल्यू दोनों की यही रहेंगी, है ना। तो ऐसा आप लिख सकते हैं। अब यहाँ तक का मैटर अगर सॉल्व हो गया है, ठीक है ना, तब आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा और कन्वर्ट कर सकते हैं, किस टर्म्स में, एम्पलीट्यूड के टर्म्स में और के टर्म्स में, एम्पलीट्यूड और के टर्म्स में, है ना। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, ये होता है। देयरफॉर I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के A1 का स्क्वायर, एंड I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के A2 का स्क्वायर। ये आपको इक्वेशन मान लें, फर्स्ट मान लें। समीकरण 1 में I1 व I2 का मान रखने पर, ये मान आप अगर रखेंगे तब आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलने वाला है I मिनिमम इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ I1 की वैल्यू के, और इसके अंदर A1 का स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अंडर रूट ऑफ के A2 इतने का स्क्वायर, और होल टू द पावर कितना है, 2 है। तो I मिनिमम आपको कितना मिला, I मिनिमम मिला यहाँ पे अंडर रूट के A1 कॉमन डिफरेंस अंडर रूट के A2, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर वर्गमूल के अंदर, है ना, जो भी संख्या है अगर उसका स्क्वायर है तो वो वर्गमूल से बाहर निकल जाता, मतलब a आएगी इसकी वैल्यू, ऐसा होता है। तो वही कहानी यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे होल स्क्वायर है। अब एक चीज़ और देखिए आप, यहाँ पे ये अंडर रूट के दोनों टर्म्स में है तो ये कॉमन होगा। I मिनिमम आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट के, इसको कॉमन करेंगे, और अगर आप कॉमन किए, यहाँ पे होल स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा A1, है ना, फिर इसके बाद कॉमन डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे A2, ऐसा। अब यहाँ पे ये वाला सिस्टम लगेगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये होल स्क्वायर इस पे भी आएगा और अंडर रूट के पे भी आएगा। तो मतलब I मिनिमम आपको कितना मिल जाएगा, के अंडर ब्रैकेट A1 कॉमन डिफरेंस A2, है ना, इतने का होल स्क्वायर। तो I मिनिमम आपको मिल गया किस टर्म में, के और A के टर्म्स में। ये आपका जो मान है ये क्या है, I मिनिमम कितना है, के A1 कॉमन डिफरेंस A2 इतने का होल स्क्वायर। ये क्या है, लेस देन है किससे, I1 प्लस I2 से। मतलब आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि A1 कॉमन डिफरेंस A2 होल टू द पावर 2 इज लेस देन किससे, के A1 का स्क्वायर प्लस के A2 का स्क्वायर, क्योंकि I1 प्लस I2 की वैल्यू आप यहाँ पे मान चुके हैं, है ना। अतः आप क्या लिखेंगे, कौन सा व्यतिकरण है ये, है ना। अतः आप यहाँ पे एक रिजल्ट के तरीके से बताएंगे, दोनों तरंगों का जिस स्थान पे व्यतिकरण हो रहा है, दोनों तरंगों की तीव्रताओं का योग क्या है, परिणामी तीव्रता से ज़्यादा है। या फिर हम कह सकते हैं कि अतः दोनों तरंगों के व्यतिकरण के फलस्वरूप परिणामी तीव्रता का मान दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से कम है, अतः तरंगों का व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण है ना। तो ऐसा आप लिख सकते हैं, अतः परिणामी तीव्रता जो कि आपने क्या माना है, I मिनिमम, ठीक है ना, का मान दोनों तरंगों
की तीव्रताओं के योग से कम है। अतः दोनों तरंगों के कारण या दोनों तरंगों के मिलने से, है ना, माध्यम के उस बिंदु पर विनाशी व्यतिकरण होगा। अतः दोनों तरंगों के मिलने से माध्यम में उस स्थान पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब ये हम कैसे जान गए, थोड़ा सा आपको एक हम सिस्टम बताते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम मान लेते हैं k इज इक्वल टू 1, बस आपको समझाने के लिए मान रहे हैं, आप इसको समझिएगा ध्यान से केवल। k इज इक्वल टू, अगर हमने यहाँ पे 1 माना और यहाँ पे हम मान लें a1 की वैल्यू कितनी है 3 और a2 की वैल्यू कितनी है 2, ध्यान दीजिएगा क्योंकि इतने में ही हमको कहानी सेट करनी है। तो यहाँ पे ये चीज़ अपने दिमाग में आप बना लें, ऐसा होगा। और ये वैल्यू जो हमने यहाँ पे मानी है, यही वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो आपको खुद समझ में आ जाएगा किधर का मान ज़्यादा है किधर का कम है। यही मान आपका क्या है, आई मिनिमम है। अब यहाँ पे अगर रखेंगे तो 1 है ना। अब a1 की वैल्यू आपने 3 मानी है, 3 माइनस कितना 2, इतने का होल स्क्वायर, है ना। ये लेस देन है, आपके अनुसार ये लेस देन है, आपने ऐसा किया है। और मैथमेटिकल प्रूफ, मैथमेटिकल है ना, प्रूफ इसका किया है जिससे आपको ये रिजल्ट मिला है। मतलब सीधा सीधा आपने इसका पोस्टमार्टम किया है, ठीक है ना, और पोस्टमार्टम से आपको ये मिला है ना। अब यहाँ से आप वही वैल्यू दूसरे साइड में पुट करें, k की वैल्यू 1 है और a1 की वैल्यू आपने 3 मानी है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 और फिर प्लस 1 इंटू कितना 4। आपको क्या मिला, इधर मिला 1 और 3 से 2 जाएगा 1, है ना, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, मतलब 1 और लेस देन कितना 9 4 13। ज़्यादा कौन है, 13 ज़्यादा है, एक छोटा है, तो सही बात है। परिणामी तीव्रता जो आई है वो I1 प्लस I2, मतलब दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से क्या है, कम है, ठीक है ना। परिणामी तीव्रता जो आपकी आई है वो दोनों तरंगों की तीव्रताओं से कम है, इसलिए माध्यम के उस स्थान पर कैसा व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा। अब चलिए एक डायग्राम हम यहाँ पे बनाते हैं आपको समझाने के लिए। ये एक्चुअल में होता ऐसे है, ये तरंग गई, ये तरंग गई, है ना। आप जान चुके हैं, क्या जान चुके हैं कि दोनों तरंगों के बीच कलांतर क्या होना चाहिए। दोनों तरंगों के बीच आपका जो कलांतर है वो पाई का विषम गुणज होना चाहिए, है ना। जिसमें आपने ये पढ़ा कि फाई की वैल्यू अगर हम पाई लेते हैं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको क्या मिलेगी, न्यूनतम मिलेगी। अब आपको ऐसा बनाना है, हो सकता है इस पॉइंट पे आएँ, यहाँ पे ऐसे कट करें, इंटरसेप्ट करें, तो यहाँ का एंगल क्या है, यहाँ का एंगल जो है वो पाई लगभग है ना। अगर इस तरह से होता है या ये यहाँ पे जा रही हैं ऐसे अपोजिट डायरेक्शंस में मिल रही हैं, तो आपको यहाँ पे जो वेव मिलने वाली है वो सीधे सीधे ऐसे हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी, है ना। ये आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये जो वेव बनी है बीच में एक छोटी, है ना, ये आपकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली वेव है ना। ऐसा आप मान सकते हैं, है ना, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे आपको साउंड नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये क्लियर होता, है ना। तो इस केस में आप मान सकते हैं कि यहाँ पे जब ये ऐसे मिले तो इनके बीच का कलांतर क्या था, कलांतर क्या है, पाई है। तो पाई होने की वजह से अब यहाँ पे जो नया पार्टिकल होगा जो वेव फिनोमिना दर्शाएगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेगा। अब उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा ये तो अभी नहीं पता,
क्योंकि हम लोगों ने निकाला नहीं है। हाँ, लेकिन हम लोगों ने ये निकाला है कि यहाँ पे जो पार्टिकल है ना, उसकी इंटेंसिटी दोनों वेव्स की इंटेंसिटी से कम होगी। ठीक है ना, ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि इस पार्टिकल की जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी इस पॉइंट पे मीडियम में, वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से कम होगी। और यहाँ पे अगर ये मिली है ना, तो यहाँ पे पार्टिकल ने एक रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट लिया होगा और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट लेके अपनी एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनाई होगी, है ना। अब वही रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर हम देखेंगे तो उसकी वैल्यू ये आएगी जो I1 प्लस I2 से कम होगी। अब यहाँ पे देखिए, आपको हम ये डायग्राम देते हैं। देखिए इस डायग्राम में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों का डायग्राम है। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। इस तरह का फिनोमेना कुछ होता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, तो आप इस डायग्राम को समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या बनेगा, ठीक है ना। तो भैया पहले पीछे हमने बताया है आपको, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आपको मिला था क्या, ए स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ फाई, है ना। और हम बात कर रहे हैं कि विनाशी व्यतिकरण में परिणामी आयाम क्या होगा, है ना। ये आप बात करने जा रहे हैं। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात हो गई, है ना, जो मिनिमम मिली आपको। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा, वो मिनिमम मिलेगा कि मैक्सिमम मिलेगा, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो आपने पीछे जब हम दो वेव्स का इंटरफेरेंस करवा के वहाँ से रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला डिराइव किए थे, मतलब ये IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 कॉस ऑफ फाई। ठीक इससे पहले ये फार्मूला आया था, है ना। यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है, ठीक है ना। अब इसी फार्मूले से हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको बताया कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, है ना, जो कि हमने बताया मैक्सिमम होगा। ए मैक्स इज इक्वल टू कितना, A1 प्लस A2, क्योंकि वहाँ पे फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 0 या 2 पाई या 4 पाई। आप रख के निकालेंगे तो आपको यही मिलेगा। एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर देते हैं। इस फार्मूले में अगर आप 0 रखेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फाई यानी कि कलांतर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 या 2 पाई होनी चाहिए या 4 पाई, है ना। तो काश 0 की वैल्यू कितनी होती, 1। तो आपको फार्मूला मिला ए स्क्वायर इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2, है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 रखेंगे, नो प्रॉब्लम। तो A इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, A इज इक्वल टू मिलेगा A1 प्लस A2, यही आपका मैक्सिमम होगा, क्योंकि आपने कॉस फाई की वैल्यू जो रखी है वो मैक्सिमम रखी है। कॉस फाई की वैल्यू आपने मैक्सिमम रखी है, कॉस फाई की वैल्यू अधिकतम एक ही हो सकती है। तो इस तरह से आपको वहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल गया था। एक चीज़ सोचिए ज़रा, यहाँ पे इससे पहले का स्टेप क्या बनेगा, इससे पहले का स्टेप आप जान रहे हैं, समझदार हैं, क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू या ए स्क्वायर इज इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर कैंसिल आउट कर देगा, ए इज इक्वल टू आपको मिलेगा A1 प्लस A2 जो मैक्सिमम होगा, क्योंकि आपने कॉस फाई की वैल्यू मैक्सिमम रखी है, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि पीछे हमने क्या किया था। इसलिए हम रिकॉल कर रहे हैं कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं भी देखा होगा तब भी इस वीडियो से सारी बात आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको अगले स्टेप पे हम लेके आते हैं। आपको यहाँ पे विनाशी व्यतिकरण में परिणामी आयाम बताना है, क्या होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, ठीक है ना। तो हम लोग जान चुके हैं कंडीशंस, है ना। विनाशी व्यतिकरण के लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए आपने क्या पढ़ा, कास ऑफ फाई शुड बी इक्वल टू -1। कास ऑफ फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 के बराबर होनी चाहिए। मतलब ये कि फाई का मान क्या होना चाहिए, फाई का मान या तो पाई होगा या 3 पाई होगा या 5 पाई होगा, है ना।
और ये cos ऑफ फाई की मिनिमम वैल्यू है। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा किसमें, त्रिकोणमिति में, तो आप जानते होंगे कि cos की अधिकतम वैल्यू 1 और न्यूनतम वैल्यू -1 है ना, और 90 पे cos की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये cos ऑफ फाई की मिनिमम वैल्यू है। तो इन दिस केस आपको क्या मिलेगा, विनाशी व्यतिकरण के लिए cos ऑफ फाई क्या होना चाहिए, -1 के बराबर होना चाहिए। इसलिए आपको मिलेगा a² इज इक्वल टू a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2, यहाँ पे cos ऑफ फाई के स्थान पे -1। अब आप चाहे ऐसा लिखें चाहे ये लिखें, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं विनाशी व्यतिकरण के लिए फाई क्या होना चाहिए। फाई अभी आपको हमने बताया पाई होना चाहिए, 3 पाई होना चाहिए, है ना, या 5 पाई, जिसको आपने एक सेंटेंस में बोला था क्या, कि फाई की वैल्यू पाई का विषम गुणज होना चाहिए, जिसके लिए जनरल फॉर्म बनाया क्या, फाई इज इक्वल टू 2m-1 इंटू पाई, ठीक है ना। बार बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे 100% आपको याद हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आपको मिला ये a² इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर माइनस 2a1 a2, है ना, ये मिल गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचें, ठीक है ना। ये फार्मूला बनाना अभी जस्ट हमने बताया था, a² प्लस b² माइनस 2ab, इट मीन्स a माइनस बी होल टू द पावर 2। मतलब आपको मिला यहाँ से a² इज इक्वल टू a1 माइनस a2 इतने का होल स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन अगर हम a1 माइनस a2 करें चाहे a2 माइनस a1 करें, है ना, फार्मूला तो यही आना है। तो हम यहाँ पे माइनस ना लगा के क्या लगा लें, कॉमन डिफरेंस मतलब उभयांतर का चिन्ह लगा लें, तो ये मिल गया। लेकिन इस केस में आपको a की वैल्यू जो मिली वो क्या है, a1 कॉमन डिफरेंस a2, और ये वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू है एम्पलीट्यूड की। ये वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू है एम्पलीट्यूड की, मतलब परिणामी आयाम आपका ये होगा, ठीक है ना। अब एक चीज़ यहाँ पे सोचना है, ठीक है ना, क्या हो सकता है कि आपका जो एम्पलीट्यूड है, देखिए एम्पलीट्यूड की वैल्यू माइनस प्लस में ऐसा नहीं होगा, है ना, उभयांतर इसलिए लगाया जाता है कि जो नया एम्पलीट्यूड बनेगा, वेव का जो नया एम्पलीट्यूड बनेगा, मतलब ये वेव्स ऐसे गई, ठीक है ना, यहाँ से दूसरी वेव गई ऐसे गई, यहाँ पे मिली, ठीक है ना। अब यहाँ से एक नई वेव प्रोड्यूस हो रही है, ऐसे ऐसे चल रही है वो, ठीक है ना। तो इसका एम्पलीट्यूड माइनस नहीं हो सकता है। माइनस का मतलब जैसे यहाँ पे आप रखे a1 की वैल्यू कितनी 5, a2 की वैल्यू 3, तो आपको a मिनिमम कितना मिला, a मिनिमम आपको मिला 5 से 3 लैप्स करेंगे 2, है ना, मतलब 2 एम्पलीट्यूड वाली वेव यहाँ से चलेगी जिसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, 2 होगा, और वो दोनों तरंगों की भांति ही चलेगी, जैसे दोनों तरंगे इस मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं वैसे ही चलेंगी, ठीक है ना। अगर आपने थोड़ी देर के लिए सोचा अब ये किस डायरेक्शन में चलेंगी, देखिए यहाँ पे a मिनिमम की वैल्यू 2 मिली, तो मतलब 2 एम्पलीट्यूड वाली वेव्स ऐसे ऐसे चल रही है। पहले यहाँ पे 2 उसका मिल गया और ऐसे ऐसे ये चलेगी। अगर आपने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि a2 की वैल्यू कितनी है 5 है और a1 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो क्या होगा, इन दिस केस ये उभयांतर आपका काम आएगा किस दिन, इसी दिन आपको a मिनिमम की वैल्यू जो मिलेगी, है ना, वो क्या हो जाएगी, वो आप अगर रखेंगे इसी के अनुसार तो आप रखेंगे क्या 5 माइनस 2, उभयांतर के अनुसार हम बता रहे हैं, अभी दोनों के अनुसार हम बता देते हैं, तो आपको मिला 3, है ना, मतलब जो वेव बनी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा 3 वाला होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं a मिनिमम आपको मिला कितना 2 माइनस 5 मतलब -3, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जो वेव बन रही है ना, उसका एम्पलीट्यूड घट कर इस चिन्ह का मतलब क्या, घट कर कितना हो गया है 3 हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए हैं, है ना। इस माइनस का मतलब सिर्फ इतना होगा कि उसका एम्पलीट्यूड माइनस नहीं है, मतलब वो घट कर कितना हो गया है, ये माइनस क्या है घट कर कितना हो गया है 3। जो पहले था, पहले एक वेव का एम्पलीट्यूड उसमें कितना था 5 और एक का क्या था 2, दोनों का सुपरपोजिशन हुआ होगा, फिर वहाँ पे इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, रेट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा,
जिसकी वजह से उनका नया एम्पलीट्यूड मिला होगा। अब वो नया एम्पलीट्यूड कितना होगा इसी के अनुसार आप बता सकते हैं। तो अगर आप इस सिस्टम का मतलब समझ गए, इस कॉमन डिफरेंस का मतलब समझ गए हैं, तो सारी बातें आप समझ गए हैं। लेकिन एक कंडीशन और यहाँ पे बनती है, इफ़, है ना, इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ वेव्स, है ना, आर इक्वल, मतलब यदि दोनों तरंगों का जो आयाम है ना, वो बराबर हो। मतलब कहने का ये कि ये समान आयाम वाली तरंगें, ठीक है ना, एक ही माध्यम में चल रही थी और माध्यम के किसी बिंदु पर इनका क्या हो गया, व्यतिकरण हो गया, मिलाप हो गया, है ना। तो वहाँ का पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट लेगा, अर्थात उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये आपको बताना है। तो एक मिनट। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड इनका क्या है, इक्वल है। इन दिस केस ए मिनिमम आपको क्या मिलेगा, 0, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, देन ए मिनिमम आपको क्या मिलेगा, चाहे A2 माइनस A1 करें चाहे A1 माइनस A2 करें, दोनों केस में 0, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0। मतलब ये कि यहाँ से कोई वेव नहीं जाएगी भैया, है ना। मतलब ये ऐसे गया। यहाँ पे अगर ऐसा होता है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम था और ये मीडियम में किसी पॉइंट पे जाके इंटरफेरेंस कर रही हैं, तो यहाँ से जो वेव बनेगी वो सीधे ऐसे स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। मतलब कोई वेव फिनोमिना वहाँ पे आपको देखने को ऐसा नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड 0 होगा, है ना। अब एक चीज़, एम्पलीट्यूड तो आपने 0 बता दिया होगा, तो इससे क्या इंटेंसिटी पे भी कोई इफेक्ट पड़ेगा? यस, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा ए मिनिमम इज इक्वल टू क्या, के, और क्या पढ़ा, A1 कॉमन डिफरेंस A2 होल टू द पावर 2, ये पढ़ा। अब यहाँ पे अगर A1 इज इक्वल टू A2 हो गया, है ना, और इज इक्वल टू A मान सकते हैं, तो इन दिस केस ए मिनिमम आपको क्या मिल जाएगा, 0, ठीक है ना। आप A1 में से A2 या A2 में से A1 लैप्स करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, यानी K से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। मतलब सीधा कहने का ये है कि यहाँ पे जो वेव बनेगी, अगर समान आयाम वाली दो तरंगें एक ही माध्यम में ट्रेवल कर रही हैं और किसी पॉइंट पे मीडियम के उनका इंटरफेरेंस होता है, तो इन दिस केस वहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 होगा और इंटेंसिटी आल्सो क्या होगी, 0, है ना। तो कहने का मतलब ये, यहाँ पे जो आपको वेव मिलेगी ऐसे उछल कूद करने वाली नहीं मिलेगी, वो एक स्ट्रेट लाइन जैसा आपको दिखाई पड़ेगा। मतलब सीधा कह सकते हैं कि यहाँ पे वेव या पार्टिकल ने कोई डिस्प्लेसमेंट लिया ही नहीं, ठीक है ना। अच्छा, एक मिनट, आपको हमने ये कहानी नहीं बताई थी किसमें, जब हमने आपको बताया था संपोषी व्यतिकरण मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसमें भी देख लेते हैं। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या बनेगी फटाक से 1 मिनट में, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या बनेगा। देखिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अभी मैं यहाँ पे आपको बता रहा था, ये बनने वाला है ना। अगर यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो इन दिस केस आपको जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिली थी वो कितनी मिली थी, आई मैक्स इज इक्वल टू क्या, के अंडर ब्रैकेट A1 प्लस A2 होल टू द पावर 2, ये मिला था, ठीक है ना। अगर दो तरंगें थीं किसी माध्यम में चल रही थी, किसी पॉइंट पे उनका इंटरफेरेंस हुआ था, तो वहाँ पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिली थी वो मैक्सिमम मिली थी, और जिसकी वैल्यू ये थी। और जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिला था वो A मैक्स क्या था, A1 प्लस A2 था। अब अगर हमने बताया कि दोनों तरंगों का आयाम अगर समान है, ऐसे ठीक है ना, चल रही हैं, और इसी के ऊपर दूसरी भी चल रही है ऐसे, आपको हम दूसरे कलर से इसको बताने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, इसी के ऊपर ऐसे दूसरा काले कलर से हम कर रहे हैं, ऐसे दोनों चल रही हैं, ठीक है ना। बगल चल रही थी, किसी पॉइंट पे जाके ऐसे, जैसे देखिए हाथ है, ऐसे चल रही थी, ऐसे जाके कहीं पे मिल गई, ठीक है ना। तो इन दिस केस मान लीजिए यहाँ पे आके मिल गई, तो यहाँ से जो वेव बनने वाली है ना वो क्या हो जाएगी, अगर इसका एम्पलीट्यूड 5 था, इसका भी 5 था, मतलब
लाल और काला, ये दो कलर हमने लिया है, इसकी वजह से दो वेव्स थी, ये लाल वाली है ना, या काली वाली और नीले वाली की बात कर लेते हैं। लाल काला हमारे पास नहीं, नीला काला है, ठीक है ना। एक नीली वेव थी, एक काली वेव थी, ऐसे चल रही थी मीडियम में पैरेलल, और किसी पॉइंट पे जाके ऐसे इंटरफेरेंस कर दी, मिल गई, और दोनों का अगर एम्पलीट्यूड बराबर था, ठीक है ना, तो अब होने वाला क्या यहाँ पे है, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा वो आपको मिलेगा यदि A1 बराबर A2 बराबर A है ना, तो A मैक्सिमम की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, A मैक्सिमम की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, A मैक्सिमम आपका हो जाएगा कितना 2A। मतलब सीधा सीधा कहने का ये है कि यहाँ पे जो वेव बनने वाली है ना वो अब ऐसे बनेगी जिसका एम्पलीट्यूड कितना होगा 10 होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको 2A मिल गया और 2 × 5 करेंगे तो 10, इसका एम्पलीट्यूड 10 होगा। बहुत लंबी वेव बन जाएगी, ऐसे पार्टिकल बहुत ज़्यादा उछल कूद कर लेगा, इस तरह से बिहेवियर दिखाएगा कि दोनों तरंगों की जो आयाम है उससे डबल में वो चलेगा, ठीक है ना। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। आई मैक्सिमम कितना हो जाएगा भैया के, A1 की वैल्यू कितनी है A1 मतलब A है ना, और A2 मतलब A, और इतने का होल पावर 2, तो आई मैक्सिमम क्या हो जाएगा के, यहाँ पे 2A होल टू द पावर 2, मतलब आई मैक्सिमम आपको मिलेगा के, और यहाँ पे 2 × 2 = 4A² है ना, मतलब आई मैक्सिमम आपको मिल जाएगा कितना 4KA², ये मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। इंटेंसिटी ये मिलेगी आपको, जो इंटेंसिटी पहले थी, अगर मान लेते हैं कि दोनों का एम्पलीट्यूड पहले कितना था KA², ये पहली तरंग का था, और KA2², यही KA2² मतलब यहाँ पे A ही रहेगा क्योंकि हमने एम्पलीट्यूड बराबर मान लिया है, I2 की वैल्यू ये थी। तो पहले की जो इंटेंसिटी थी देख लीजिए, यहाँ पे ये है पहले की इंटेंसिटी, उसका 4 गुना, पहले की इंटेंसिटी का 4 गुना इंटेंसिटी हो जाएगा पार्टिकल का। बात आप समझ गए होंगे, एम्पलीट्यूड डबल हुआ, इंटेंसिटी 4 गुना बढ़ गई, तो ये कहानी होगी। अगर एम्पलीट्यूड इक्वल होगा तो उम्मीद करता हूँ कि इंटरफेरेंस की सारी गुत्थियाँ आप सुलझा चुके हैं। अगर किसी पॉइंट पे आपको डाउट है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिए, हम उसको पूरी तरह से दूर करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आगे आपको कुछ और नई टॉपिकें मिलेंगी, और जितने भी पॉइंट बताए गए सब इम्पॉर्टेंट हैं, ये बोर्ड में सिलेक्टेड हैं, है ना। ऐसा मान लीजिए कि कुछ ना कुछ इसमें से बोर्ड में आता ही आता है, तो आप अच्छे से तैयार करें। डाउट है तो हम हैं, है ना, आप हमसे पूछिए, कमेंट करिए, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हो सके तो शेयर भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद।